हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट किरचॉफ्स करंट लॉ तथा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने क्या बोला था? किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी नोड के ऊपर इनकमिंग करंट का वैल्यू आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है, या फिर किसी भी नोड के ऊपर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 होता है, समेशन आई इज इक्वल टू 0। केसीएल लॉ जो है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। फिर इसके बाद में बात की थी अपन ने केवीएल लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने बोला था कि किसी भी क्लोज्ड लूप या फिर क्लोज्ड सर्किट में करंट और उससे रिलेटेड रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम उस सर्किट में प्रेजेंट ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई। केवीएल लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। एक एग्जांपल की देखा था अपन ने, आज एक और एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। एक और एग्जांपल की अगर बात करें तो ये है आपका एग्जांपल नंबर 6.3। इस एग्जांपल में बोल रखा आपको, इस एग्जांपल में एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब और इस क्यूब के हर एक ब्रांच पर या फिर हर एक साइड पर 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये भी रेजिस्टेंस 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 हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको गिवन है 1 ओम 1 ओम 1 ओम। हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको गिवन है 1 ओम रेजिस्टेंस। पॉइंट ए और डी के बीच में कनेक्टेड, पॉइंट ए और डी के बीच में कनेक्टेड है आपका एक सेल जिसका ईएमएफ गिवन है 10 वोल्ट, जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है। इस सर्किट के अंदर आप लोगों को गिवन है कि यहाँ पर टोटल करंट 3I है। यहाँ पर टोटल करंट कितना है? 3I। आप लोगों को कैलकुलेट करना है R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है और टोटल करंट 3I का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें इसको कैलकुलेशन के लिए तो 3I करंट फ्लो हो रहा है आपका इस ब्रांच में। पॉइंट ए के ऊपर जैसे ही आएगा तो इस साइड में 1 ओम रेजिस्टेंस, इधर भी 1 ओम रेजिस्टेंस और इधर भी 1 ओम रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल हो तो करंट इक्वली डिवाइड होता है। तो यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड होएगा। इस ब्रांच में करंट गया आपका I, इस ब्रांच में करंट I और इस ब्रांच में भी करंट कितना? I। इस ब्रांच से जो करंट I जा रहा है, ये करंट इस पॉइंट की ओर पहुंच के 2 पार्ट में डिवाइड होएगा। तो ये करंट I/2, इधर भी करंट कितना? I/2। ये करंट I/2, ये करंट आपका I, ये इस पॉइंट के ऊपर डिवाइड होएगा तो ये I/2 और यहाँ पर भी ये कितना? I/2। I/2 करंट इधर से आ रहा है, I/2 करंट इधर से इस पॉइंट के ऊपर मिलके ये टोटल इसमें कितना आएगा? I करंट आएगा। फिर बाद में I करंट इधर से, I इधर से आएगा और I इधर से, टोटल वापस कितना निकलेगा आपका? 3I करंट निकलेगा। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और टोटल करंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चेक करना अपन को कि इस नेटवर्क में क्लोज्ड लूप कहाँ पर है। क्लोज्ड लूप की बात करें तो ये है आपका एक क्लोज्ड लूप। इस क्लोज्ड लूप का डायरेक्शन बोल के चल रहे हैं कि ये इस क्लोज्ड लूप का डायरेक्शन जो है वो इस टाइप से है। इसको क्या बोल के चल रहे हैं अपन? इसको बोल के चल रहे हैं लूप। क्लोज्ड लूप का डायरेक्शन अपनी मर्जी से अपन मान सकते हैं। इस लूप के अंदर अप्लाई करेंगे केवीएल या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहां से बोल रहे हैं अपन इन लूप apply
केवीएल। और केवीएल लॉ के अकॉर्डिंग अपन को पता है समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई। केवीएल लॉ के अकॉर्डिंग अपन को पता है कि समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई होता है। यहाँ से अगर इस लूप की हर एक ब्रांच की बात करें तो एक ब्रांच इसका ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये। जिस ब्रांच में करंट और रेजिस्टेंस दोनों प्रेजेंट हो उस ब्रांच के करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को लिखना है। जिस ब्रांच में करंट प्रेजेंट हो लेकिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट ना हो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस जीरो होने के कारण आई और आर का प्रोडक्ट जीरो आएगा, इसलिए उसको छोड़ देंगे। स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से कि इस ब्रांच के अंदर करंट कितना है आपका आई, रेजिस्टेंस कितना है 1, दोनों का मल्टीप्लाई आएगा आपका आई इंटू 1। करंट का डायरेक्शन इस साइड में और लूप का डायरेक्शन भी आपका इसी साइड में, और करंट और लूप का डायरेक्शन अगर सेम हो तो आई और आर के प्रोडक्ट को पॉजिटिव में लिखते हैं, इसलिए इसको लिख दिया पॉजिटिव में। दूसरी ब्रांच की अगर बात करें तो दूसरी ब्रांच में करंट का वैल्यू I/2, रिलेटेड रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो दोनों का मल्टीप्लाई I/2 और इंटू में 1। करंट का डायरेक्शन इधर और लूप का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो इसको भी किस में लिखेंगे, प्लस में। फिर इसके बाद में एक ब्रांच ये, इस ब्रांच में करंट I, रेजिस्टेंस आपका 1, दोनों का मल्टीप्लाई कितना I इंटू में 1। करंट का डायरेक्शन इधर है और लूप का डायरेक्शन भी अपना इधर ही है, फिर बाद में इस साइड में आ रहा है तो पॉजिटिव में लिख दिया। फिर बाद में इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इन ब्रांच को छोड़ देंगे। बात करते हैं अपन समेशन ई की कि इस क्लोज्ड लूप के अंदर ईएमएफ कितना प्रेजेंट है। ईएमएफ की अगर बात करें तो ईएमएफ आपको गिवन है 10 वोल्ट। लूप का डायरेक्शन आपका इस तरीके से लूप का डायरेक्शन है। इस लूप के डायरेक्शन में लूप का डायरेक्शन सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। लूप का डायरेक्शन सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर है तो इस कंडीशन में ईएमएफ को पॉजिटिव में लिखते हैं। पॉजिटिव में अगर लिखेंगे तो ये हो गया आपका 10। कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आएगा I प्लस I/2 प्लस I इक्वल टू 10। I और I कितना हो गया आपका 2I प्लस I/2 इक्वल टू 10। इसको कैलकुलेट किया तो ये हो गया आपका 5I/2 इक्वल टू 10। आई का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये आपका 1 और ये हो गया आपका 2। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आई इक्वल टू कितना आएगा 4 एम्पियर। आई का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया अपन ने 4 एम्पियर। टोटल करंट की अगर बात करेंगे तो ये आएगा आपका टोटल करंट जो है वो है आपका 3I, तो 3 इंटू में आई का वैल्यू 4, तो टोटल करंट का वैल्यू कितना आ गया 12 एम्पियर। टोटल करंट का वैल्यू कितना आ गया 12 एम्पियर। अब हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट अगर करते हैं तो अपन को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल टू V अपॉन I, मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू ईएमएफ और अपॉन में वोल्टेज को ईएमएफ के इक्वल लिख सकते हैं। वोल्टेज और ईएमएफ दोनों का यूनिट वोल्ट, तो दोनों एक ही बात है। आई की अगर बात करें तो ये है आपका टोटल करंट। यहां से R इक्विवेलेंट इक्वल टू ईएमएफ, टोटल ईएमएफ आपको गिवन है 10, तो ये 10 अपॉन में टोटल करंट की अगर बात करें तो ये गिवन आपको 3I इक्वल टू 10 अपॉन में 3I का वैल्यू 12 है, तो ये 12 है। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/6 ओम। इस नेटवर्क में अपन ने टोटल करंट 3I का वैल्यू कैलकुलेट किया 12 एम्पियर और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट किया अपन ने 5/6 ओम के इक्वल अकॉर्डिंग टू, या फिर किसके हेल्प से फाइंड किया है, केवीएल लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अगर बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से अब हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर टोटल 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं और उन चारों रेजिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल की हर एक साइड पर कनेक्ट करेंगे। क्वाड्रिलेटरल की हर एक साइड पर चारों रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। फिर इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल के
एक डायगोनल के अलोंग गैल्वेनोमीटर और की कनेक्ट करेंगे, और रिमेनिंग डायगोनल के अलोंग अपन एक बैटरी और उसके बाद में की कनेक्ट करेंगे। यहाँ से बोल के चल रहे हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अपन अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं और उन चारों रेजिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड के अलोंग कनेक्ट करना है। ये बोल रहे हैं अपन एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड के अलोंग अपन ने 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। इस रेजिस्टेंस को बोल रहे हैं P, ये है आपका Q, ये है आपका R और ये है आपका S। P और Q रेजिस्टेंस को रेशियोनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। P और Q को रेशियोनल रेजिस्टेंस। R रेजिस्टेंस जो है ये आपका नोवन रेजिस्टेंस है। R रेजिस्टेंस जो है वो नोवन रेजिस्टेंस है, नोवन रेजिस्टेंस। और S रेजिस्टेंस जो है वो S रेजिस्टेंस आपका अननोवन रेजिस्टेंस है, अननोवन रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर इस क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल के अलोंग अपन ने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर और इसके साथ में कनेक्ट कर दिया एक की K2। रिमेनिंग डायगोनल AC जो है इससे कनेक्ट कर दिया अपन ने, रिमेनिंग डायगोनल के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर दिया एक सेल, और इसके बाद में ये हो गया आपका एक की और ये कनेक्ट कर दिया। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आपका, मान के चल रहे हैं टोटल करंट I फ्लो हो रहा है, I। ये करंट I इस साइड में इस पॉइंट के ऊपर आके 2 पार्ट में डिवाइड होएगा। मान के चल रहे हैं कि इधर करंट है आपका I1 और इधर करंट है आपका I2। यहाँ तक कितना है I1 और ये कितना है I2 करंट। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल की अगर बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज के चारों रेजिस्टेंस को इस टाइप से एडजस्ट करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज के चारों रेजिस्टेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप ना हो। इस टाइप से चारों रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर नहीं होगा तो इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो अगर नहीं होगा तो इस स्टेट को या फिर इस कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन कहा जाता है। इस कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है तो इस ब्रांच के अंदर करंट कितना, करंट IG इक्वल टू आएगा आपका 0। बैलेंसिंग कंडीशन में गैल्वेनोमीटर करंट 0 होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। यहाँ से बोल रहे हैं कि ये आपका करंट 0 हो गया, इसमें I1 करंट यहाँ तक पहुंचा, इधर 0, बाकी डायरेक्ट निकल गया आपका I1 इधर। I2 करंट इधर से 0 आ रहा है तो सीधा निकल गया आपका I2 करंट, और I1 I2 प्लस होके वापस निकल जाएगा इस साइड से I करंट। अपन को डिस्कस करना है कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन के लिए क्या फॉर्मूला आएगा। तो उसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन कि अगर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो तो करंट का वैल्यू 0, और इस ब्रांच में अगर करंट का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब पॉइंट B और पॉइंट D सेम या फिर इक्वल पोटेंशियल के ऊपर होंगे। IG का वैल्यू अगर 0 है तो पॉइंट B और पॉइंट D के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू कितना रहेगा, सेम रहेगा, जिसको मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, सेम है। अब यहाँ से बात कर रहे हैं अपन इस ब्रांच AB की और ब्रांच AD की। ब्रांच AB और ब्रांच AD की अगर बात करें तो दोनों ब्रांचों में पॉइंट A कॉमन है और दोनों ब्रांचों के अंदर पॉइंट B और D सेम पोटेंशियल के ऊपर है।
तो इसका मतलब दोनों ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल आएगा। तो यहां से बोल के चल रहे हैं अपन पोटेंशियल ऑफ ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए डी। पोटेंशियल ऑफ ए बी और पोटेंशियल ऑफ ए डी दोनों का इक्वल पोटेंशियल। पोटेंशियल की अगर बात करें तो वी नो दैट V इज इक्वल टू कितना, V इज इक्वल टू आई आर होता है। मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस। यहाँ से बोल रहे हैं कि इस ए बी ब्रांच के अंदर करंट है आपका I1 रिलेटेड रेजिस्टेंस P, तो दोनों का मल्टीप्लाई पोटेंशियल के इक्वल। तो इस ब्रांच का पोटेंशियल कितना, करंट इनटू में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इस ब्रांच का पोटेंशियल कितना, करंट इनटू में रेजिस्टेंस। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी टाइप से अपन को बोलना है कि इस BC और CD ब्रांच के अंदर, BC और CD ब्रांच में पॉइंट C कॉमन है और पॉइंट B और D जो है वो आपका इक्वल पोटेंशियल के ऊपर है, क्योंकि IG का वैल्यू इसमें 0 है। बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर पॉइंट B और D सेम पोटेंशियल के ऊपर, तो BC और CD ब्रांच का पोटेंशियल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन पोटेंशियल ऑफ BC इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ CD। पोटेंशियल ऑफ BC और पोटेंशियल ऑफ CD। BC ब्रांच का पोटेंशियल अगर बोले तो करंट इनटू में रेजिस्टेंस, तो कितना आएगा I1 इनटू में Q इज इक्वल टू CD ब्रांच के अंदर करंट इनटू में रेजिस्टेंस, तो I इनटू में S। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड में डिवाइड करना, तो यहाँ से बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड I1 P अपॉन में इसका लेफ्ट साइड I1 Q इज इक्वल टू इसका राइट साइड I2 R अपॉन में इसका राइट साइड I2 S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, P अपॉन Q इज इक्वल टू आएगा आपका R अपॉन S। इस फॉर्मूला को या फिर इस कंडीशन को बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पे बोलते हैं इसको बैलेंसिंग कंडीशन, इसको बोलेंगे अपन बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर इसके बाद में अगर अपन को अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसी फॉर्मूले से अननोन रेजिस्टेंस S को इस साइड में, P नीचे आएगा, Q ऊपर, तो अननोन रेजिस्टेंस S इज इक्वल टू Q अपॉन P और इनटू में R। ये है आपका अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अपन को ये बोलना है कि अगर इस व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी की बात करें, व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी की अगर बात करें, तो चारों रेजिस्टेंस सेम रेंज के होने चाहिए, अप्रोक्सीमेट सेम रेंज के होने आवश्यक है। यहाँ से एक बार वापस डिस्कस करते हैं अपन कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसकी हेल्प से अपन अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं। चारों रेजिस्टेंस को क्वाड्रिलेटरल की हर एक साइड के अलोंग कनेक्ट करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल के अलोंग कनेक्ट किया अपन ने गैलोमीटर और की K2। दूसरे डायगोनल के अलोंग कनेक्ट किया अपन ने एक बैटरी और एक की K1। फिर इसके बाद में इसके प्रिंसिपल की अगर बात करें, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर चारों रेजिस्टेंस को इस टाइप से एडजस्ट करना है कि गैलोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, मतलब इसका निडल हिले ना। कोई भी डिफ्लेक्शन अगर नहीं होगा तो इस डायगोनल BD के अंदर करंट का वैल्यू 0 आएगा। इस कंडीशन को बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। जैसे ही अगर इस गैलोमीटर करंट का वैल्यू 0 हो गया, तो पॉइंट B और पॉइंट D इक्वल पोटेंशियल पर वर्क करेंगे। इक्वल पोटेंशियल पर अगर होएगा तो AB ब्रांच का पोटेंशियल इक्वल AD ब्रांच का पोटेंशियल। यहाँ से हमने पोटेंशियल लिख के इक्वेशन नंबर 1 फाइंड किया है। फिर इसके बाद में BC और CD ब्रांच का पोटेंशियल इक्वल आएगा, और यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 2 फाइंड किया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 को डिवाइड किया, यहाँ से बैलेंसिंग कंडीशन आया आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और इस फॉर्मूला को बोलेंगे अपन बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यहीं से अपन अननोन रेजिस्टेंस S इज इक्वल टू Q अपॉन P इंटू में R कैलकुलेट कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।